चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन पर। और तैयार हैं आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आने वाले एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत काम आएंगे आपके। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ छटे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पेचमापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर मापने में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ये प्रतिशत त्रुटि का सवाल है। तो हम जानते हैं प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला है डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणा 100। डेल्टा एक्स यहाँ पर कहलाता है त्रुटि, एक्स उसकी जो माप है वो इंटू 100। इस फार्मूले से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर इस सवाल में जो डेल्टा एक्स है वो अल्पतमांक, यानी जिस यंत्र से हम कम से कम माप सकते हैं वो यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। पेचमापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। तो इसको वैसे भी याद कर लीजिए, आपके प्रैक्टिकल में काम आएगी ये, फिजिक्स प्रैक्टिकल में। और ये जो जितना मापना है वो एक्स है इंटू 100। नीचे एक पॉइंट है, ऊपर पॉइंट के 3 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा लिए, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1/4 भाग करेंगे तो 0.25%। ये प्रतिशत त्रुटि आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी की विमा लिखो। कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा नियत रहती है। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, मंगल पर, किसी भी स्थान पर इसका मान बदलता नहीं है। इसलिए इसको हम सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द और जोड़ना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा निकालिए। तो विमा निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम G निकालना चाहते हैं, ये तिरछी गुणा में ऊपर आ जाएगा और ये m1 m2 अपॉन में आ जाएंगे। G की विमा निकालने के लिए यहाँ पर बल की विमा लगाएंगे, दूरी की विमा लगाएंगे और द्रव्यमान की विमा लगाएंगे। बल की विमा होती है mlt-2, दूरी की L, और m1 द्रव्यमान है उसकी m हो गई और m2 की भी m हो गई। एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, m-1। L की पावर 2 ये है और एक ये है, L की पावर 3 हो गई और t की -2। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा निकालनी आपको सिखाई गई। अगला ये क्वेश्चन है, दूरी व विस्थापन से आप क्या समझते हैं या इनमें क्या अंतर है? तो दूरी आप जानते हो, ये मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। दूरी किसी भी दो बिंदु के बीच चली गई लंबाई है। जैसे ये B है, ये बिंदु A है, ये जो लंबाई चली है ये दूरी कहलाएगी। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई, ये विस्थापन होता है। तो दूरी विस्थापन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वैसे दूरी और विस्थापन का मात्रक दोनों का क्या है? मीटर, और दोनों की विमा क्या है? L। लेकिन अंतर यही है कि दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, ये आपका दूरी विस्थापन के बारे में आपको बताया गया। अगला क्वेश्चन है, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो मूल मात्रक वो होते हैं जो किसी भी अन्य राशि से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि वो स्वयं में अपने अलग होते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, लंबाई को आप दूरी भी कर सकते हो। ये तो सब क्या है? मूल मात्रक है, क्योंकि ये किसी और से नहीं बनाए जाते हैं। इनको स्वयं का, इनका अलग अलग सबकी विमाएँ हैं। इनका द्रव्यमान की विमा क्या है? m, लंबाई की L, समय की T, ताप को हम थीटा या गोले के अंदर H बना के दिखाते हैं। धारा की A है,
ज्योति तीव्रता को। एक और है पदार्थ की मात्रा, मोल। ये तो है मूल राशियां, ये सब क्या है जो मैंने लिखी हैं, मूल राशियां। इनके जो मात्रक कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। यानी मूल राशियों के जो मात्रक हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मूल मात्रक मीटर है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो मूल राशियों के मूल मात्रक की परिभाषा क्या होगी, मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशि वो होती हैं जो किसी और अन्य पर निर्भर नहीं होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ये पहले बताते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो मूल राशियों से मिला के बनाई जाती हैं। जैसे आप देखिए त्वरण, ये आप इससे पहले और आसान से उदाहरण लेते हैं। वेग, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन यानी दूरी, हमने क्या ली है, लंबाई, यानी ये मूल राशि, और समय भी क्या है, मूल राशि। तो ये जो राशि बनेगी उन्हें क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ, जो मूल राशियों से मिला के बनाई जाती हैं। इनके मात्रक क्या कहलाएंगे, इनके मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनके मात्रक इन चीज़ों से मिला के बनाए जाएंगे। देखिए जैसे विस्थापन का मात्रक मीटर और बट्टे समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो आपका वेग का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ये मूल मात्रक नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक से मिलके बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे, और जो अकेले यही होंगे जो लिखे हुए हैं ये सब क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। तो अगर आपको ये आता है कि छांटिए इनमें कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है कौन सा मूल मात्रक है, तो आप पहचान लेंगे कि जो इनके अलावा दो तीन चीज़ों को जोड़ के बनाए गए हैं, जैसे ये दो चीज़ों को जोड़ के बनाया गया है, वो आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा। अन्यथा ये वाले क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। देखिए ये अक्ष समय अक्ष है, ये अक्ष वेग अक्ष है, ये कोई ग्राफ बना हुआ है। तो इसका जो ढाल है, ढाल मतलब क्षैतिज से झुकाव, ये क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश गुणन व सदिश गुणन का सूत्र लिखो। तो अदिश गुणन आप जानते हैं ए डॉट वी, ये होता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए वेक्टर ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला कोण। जैसे ये ए है और ये बी है, इनके बीच कोण क्या है, थीटा। तो ये तो हो गया अदिश गुणन का। सदिश गुणन, ये मैं लिख, ये तो अदिश गुणन हो गया। सदिश गुणन का जो फार्मूला है ए क्रॉस बी, इसे क्रॉस से दिखाते हैं, ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या कहलाता है, एकांक सदिश, जो वेक्टर और वेक्टर बी दोनों के लंबवत दिशा में होता है। जैसे देखिए इस प्लेन में ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। एन कैप इन कैप इस प्लेन के कैसा होगा, लंबवत होगा। और ए क्रॉस बी की दिशा भी यही होगी, ए और बी दोनों वेक्टरों के लंबवत। ए इसका परिमाण है, बी बी का परिमाण है, थीटा ए और बी के बीच बनने वाला कोण है, और एन कैप क्या है, एकांक सदिश, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत होगा, ठीक है। ये दोनों के सूत्र आ गए। एक और क्वेश्चन है, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण ज्ञात करने का तरीका आपको सिखा रखा है मैंने, जिसको अगर मैं ए कह देता हूँ, वेक्टर ए बराबर ये है, तो इसे परिमाण ए कहलाएगा। वेक्टर लगाए और वेक्टर नहीं लगाए तो क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। अंडर रूट आई की गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, ये भी 1 है, के यहाँ पर है ही नहीं, इसी को हल कर लें, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस हो रहा है तो रूट 2, यहाँ लिख देते हैं हम मात्रक।
एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। चाल या वेग का मात्रक, ये ऊपर आ चुका है, मैं बता चुका हूँ। ये होता है मीटर प्रति सेकंड। मात्रक दोनों का समान है, लेकिन ये अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस, आपको समझ में आ रहे होंगे। अच्छे से इन्हें तैयार कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड है और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो मॉड है आपस में कैसे बराबर हैं। तो वेक्टर a व वेक्टर b के बीच कोण ज्ञात कीजिए, यानी थीटा ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान समझिए। दोनों वर्ग कर देंगे हम, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मॉड का वर्ग, ऐसे ही वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉड का वर्ग। दोनों पहले ये लाइन लिखोगे आप जो इक्वल दिया हुआ है, फिर अगले स्टेप में दोनों का वर्ग कर दिया। जब वर्ग कर दिया तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट में डॉट a प्लस बी, ठीक है। इधर लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ब्रैकेट की डॉट अप्लाई कर दें, यानी गुणा कर दें इनकी, तो a डॉट a प्लस a डॉट b। अब b से करेंगे b डॉट a प्लस b डॉट b। यही काम इस तरफ करना है, तो a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b डॉट b। आप पढ़ चुके हो इससे पहले कि a डॉट a बराबर क्या होता है, a स्क्वायर। यानी ये पढ़ा चुके हैं, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो जब इसको मैं अप्लाई करेंगे तो a डॉट a क्या हो गया, a स्क्वायर। a डॉट b को ऐसे लिख देंगे। अच्छा, एक चीज़ और अप्लाई करनी है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। मैं हमें ये पढ़ चुके हैं कि अदिश गुणन क्रम बिना होता है, यानी a डॉट b बराबर b डॉट a, ठीक है। इस बात का भी यहाँ पर हम यूज करेंगे दोनों बातों का। तो a डॉट b कैसे लिख लीजिए, b डॉट a को क्या लिख लें, a डॉट b, बताया था मैंने भी, दोनों आपस में बराबर होते हैं। b डॉट b क्या हो जाएगा इसी हिसाब से b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी a डॉट a स्क्वायर माइनस a डॉट b, इसको b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं। देखिए b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, बराबर होते हैं दोनों। यहाँ पे b डॉट b क्या हो गया, b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे दोनों से, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये 2a डॉट b हो गया इस तरफ, इधर माइनस में जो 2a डॉट b है वो इधर ले आएंगे, वो प्लस के हो जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा 0। ये 4a डॉट b हो गए बराबर 0, ठीक है। अब इस 4 को हम अपॉन में ले जाएं 0 के अपॉन में, तो बचेगा a डॉट b बराबर 0। ये देख के आपको क्या याद आ रहा है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये है वेक्टरों के लंबवत होने की शर्त, कि यदि दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणन कैसा होता है, शून्य होता है। a डॉट b बराबर 0 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर a लंबवत वेक्टर b, अर्थात वेक्टर a व वेक्टर b के बीच जो कोण होगा, जब लंबवत है तो कोण कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। सब आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो आप जानते हैं, आपको याद है तीनों समीकरण, b बराबर u प्लस ए टी, ये जो पहला समीकरण है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों की स्थापना भी आपको याद आनी चाहिए ग्राफीय विधि से, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तीनों की स्थापना आप सीखिए, ठीक है। ये तीन समीकरण बता दिए मैंने। बी यहाँ अंतिम वेग होता है, यू प्रारंभिक वेग होता है, ए त्वरण, टी समय, और एस विस्थापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र लिखो। प्रक्षेप के उड्डयन
काल का सूत्र यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सूत्र ये होता है T बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। ये उड्डयन काल का सूत्र है। इसी के साथ मैं और बता दे रहा हूँ आपको महत्तम ऊंचाई का होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और इसी के साथ परास का सूत्र होता है r u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो ये जो है आपके तीनों फार्मूले मैंने बता दिए। इनमें से कोई सा भी सवाल भी मिल सकता है तीनों फार्मूले में बेस्ड, इनको भी आप तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? इसका आंसर समझिए। त्वरण वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। जब कभी दर का जिक्र आता है तो हम समय से भाग करते हैं। त्वरण का एक जो विशेष गुण है कि त्वरण तभी पैदा होता है जब वेग में परिवर्तन हो रहा हो, या तो वेग बढ़ रहा हो या फिर वेग घट रहा हो। अगर वस्तु रुकी हुई है यानी उसका वेग शून्य है, या फिर वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वहाँ पर त्वरण शून्य होगा। लेकिन अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उस गति में त्वरण जरूर होगा। अब इसके 3 प्रकार हैं। पहला है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण ये कब होता है? जब वस्तु का वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है तो वहाँ पर धनात्मक त्वरण होगा। ऋणात्मक त्वरण, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। ये कब होता है? जब वेग घट रहा हो। वस्तु का वेग अगर घट रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। और शून्य त्वरण जो मैंने बताया था अभी कि या तो वस्तु स्थिर है या फिर एक समान वेग से गतिमान है, तब वस्तु का जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। ठीक है, त्वरण का मात्रक भी समझ लीजिए। मात्रक है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा है इसकी LT-2। ठीक है, इनको अच्छे से याद कीजिए, तीनों प्रकार इसकी जो है। अगला क्वेश्चन है आपका अभिकर्ण त्वरण क्या है? सूत्र भी लिखिए। तो आप जानते हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है यानी वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उस पर केंद्र की ओर सदैव एक त्वरण लगता है जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। सदैव कहाँ लगता है? केंद्र की। वस्तु यहाँ पर है तो इधर लगेगा, वस्तु यहाँ पर है तो इस तरफ लगेगा। वेग सदैव स्पर्शरेखीय दिशा में होता है, ये वेग की दिशा है, और त्वरण सदैव कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका सूत्र है A बराबर v²/r। ठीक है, अगर कोई कार वृत्ताकार रोड पर मुड़ रही है, ठीक है, जब ये मुड़ रही है कार इस तरफ, तो मुड़ने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो उसको सड़क और टायर के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है, जो सेंटर की ओर मिलता है उसको, मोड़ के केंद्र की ओर। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो पृथ्वी को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्रीम अलग होने का कारण समझाइए। आपने ध्यान दिया होगा जब दूध को लगातार मथा जाता है मशीन के द्वारा या फिर एक यंत्र होता है, जैसे हम रई बोलते हैं, जब लगातार मथेंगे तो दूध से क्रीम अलग हो जाती है और जो क्रीम निकला हुआ जो दूध है वो रह जाता है। ये जब लगातार मथते हैं उसको तो अलग कैसे होता है, इसको समझिए सही से। अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? अभिकेंद्र त्वरण यानी अभिकेंद्र बल। ठीक है, एक और बल है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, ध्यान से समझिए इस चीज को कि अभिकेंद्र बल तो सदैव वृत्तीय गति में कहाँ लगता है? सेंटर की ओर। लेकिन उसी समय ये पिंड गति कर रहा है, सेंटर की ओर अभिकेंद्र बल लग रहा है, उसी समय एक आभासी बल कहाँ लगता है? जस्ट अपोजिट दिशा में बाहर की ओर। ठीक है, तो जब अब यहाँ पे हम आते हैं दूध से क्रीम अलग होने के कारण पे, जब लगातार मशीन घूम रही है बहुत तेजी से, ठीक है, तो दूध बहुत तेज घूम रहा है तो दूध के जो कण हैं यानी दूध के अंदर क्रीम लगी हुई है उसके जो कण हैं वो कण सदैव बाहर की ओर इस अपकेंद्र बल के कारण बाहर की ओर को भागते हैं
ये और अपने दूध से वो लगातार अलग होते जाते हैं। ठीक है, इस कारण से दूध से क्रीम अलग हो जाती है। यानी मेन कारण क्या है? अपकेंद्र बल के कारण। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध लिखिए। रेखीय वेग क्या होता है? बी। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। इनमें संबंध है बी बराबर आर ओमेगा। ठीक है, यहाँ बी रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है और आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के आवेग का सूत्र लिखो। तो बल के आवेग का सूत्र होता है आवेग बराबर बल गुणा डेल्टा टी, यानी बल गुणा समांतराल। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्रिकेट की मैच में कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण क्या है? जब खिलाड़ी अपने क्रिकेट की गेंद को कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है तो होता क्या है कि गेंद का जो बहुत तेज मोमेंटम आ रहा है उस मोमेंटम को शून्य होने में थोड़ा समय बढ़ जाता है। जब डेल्टा टी बढ़ जाता है तो वहाँ पर बल कैसा हो जाएगा? कम लगेगा। ठीक है, जब समांतराल बढ़ जाएगा तो बल कम लगेगा, हाथों पर चोट कम लगेगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण है कि कोई व्यक्ति ऊंची दीवार से पक्के फर्श पर कूदता है या फिर रेते के ढेर पर कूदता है, चोट कम कब लगेगी? जब वो रेते के ढेर पर कूदेगा तो रेता का ढेर थोड़ा दब जाएगा और उसका मोमेंटम शून्य होने के लिए थोड़ा समय बढ़ जाएगा, जिस कारण से बल उस पर कम लगेगा और चोट उसको कम लगेगी। पक्के फर्श पर जब गिरता है तो उसका मोमेंटम एकदम जीरो होगा तो बल बहुत अधिक लगेगा और उसको चोट अधिक लगेगी। ये दो उदाहरण मैंने समझाया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, घर्षण कोण थीटा व घर्षण गुणांक म्यू में संबंध लिखो। तो आप पढ़ चुके हो संबंध जो पढ़ाया गया आपको चैप्टर में, म्यू बराबर tan थीटा। ये घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश व सदिश राशियां क्या हैं? अदिश राशियां व सदिश राशियां क्या हैं? उदाहरण दीजिए। तो अदिश राशियां वो राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मैं लिख दे रहा हूं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जबकि सदिश राशियों में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहलाते हैं। और जिन्हें केवल परिमाण और दिशा की नहीं जरूरत होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उनके उदाहरण क्या हैं? जैसे इनके उदाहरण ले लीजिए आप, समय, ताप, चाल, दूरी, दाब, इस तरह से। ठीक है, और इनकी मात्रा क्या है? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आदि। ठीक है, इनको उदाहरण मैंने बता दिया आपको और परिभाषाएं बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सीमांत घर्षण की परिभाषा लिखो। तो आप घर्षण के बारे में पढ़ चुके हो। घर्षण पहले दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिक घर्षण। तो जब वस्तु रुकी हुई है और हम बल लगा रहे हैं लेकिन वो गतिमान नहीं हो रही है, उस समय जो घर्षण होगा उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और जब वस्तु बल लगाने के बाद चलने लगी उस समय जो घर्षण लग रहा होता है वस्तु पर वो गतिक घर्षण कहलाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीमांत घर्षण की। तो सीमांत घर्षण क्या चीज़ है? स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, यानी जो इसका अधिकतम मान होगा उसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी जब वस्तु चलने ही वाली है, हम लगातार धक्का लगा रहे हैं वस्तु पर और लेकिन वस्तु चल नहीं रही, हमने और बल को बढ़ाया, अब वस्तु ने चलना शुरू किया। चलने जस्ट पहले सबसे अधिक घर्षण उस पर लग रहा होगा, वो सबसे अधिक घर्षण का मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण। यानी स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण को दिखाते हैं Fs। ये जो अविलंब प्रतिक्रिया है R उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर बराबर साइन लाएंगे, बराबर चिन्ह लाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है μs R, जहाँ μs क्या कहलाता है? आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तो न्यूटन ने दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का एक फार्मूला दिया है
उनके अनुसार अगर दो पिंड M1 और M2 हैं, उनके बीच की दूरी r है। तो नियम को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, आप नोट कर सकते हैं। नियम ये है न्यूटन का, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच, पदार्थिक कण मतलब मेटेरियल पार्टिकल जिनमें द्रव्यमान है, किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को हम सीधे लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती को उनके बटे में लिखेंगे। अब इनको इकट्ठा कर लें, F समानुपाती M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। बराबर का चिन्ह लाते हैं तो यहाँ पर कैपिटल G आ जाएगा एक कांस्टेंट के रूप में। और आप जानते हैं, ये पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, कि कैपिटल G को हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए सभी लोग। तो ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आज करा दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से एक एक करके देखिए, नोट कीजिए, अपनी नोटबुक में तैयार कीजिए, इनको याद कीजिए। कल जल्दी ही कल एक वीडियो और मिलेगा आपको, लगभग 20 क्वेश्चन और मिलेंगे उसमें तैयार करने के लिए, उसको भी आप कल ज़रूर देखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करे बिना मत जाइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए, इससे अधिक से अधिक बच्चे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकें जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको आगे मिल सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।